मैथ का, मैथ रीडिंग का बुक नहीं देखे थे, कल बोले थे कि 2000 प्लस करके आता है किरण पब्लिकेशन का, ठीक है, जिसमें बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल जितने भी बिहार का एग्जाम हुआ है उन सभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार कल गए थे, नहीं मिला, नहीं है तो मंगवा दे देगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, चैप्टर वाइज जैसे दिया गया, एक चैप्टर है, हम टाइम एंड वर्क क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी एक चैप्टर का देखें, लगभग हमें लगता है इसमें 41 क्वेश्चन दिया हुआ है और 41 क्वेश्चन जितना पिछले ईयर में बिहार के एग्जाम में पूछा वो सभी दिया हुआ है। एक बार देख लीजिएगा ताकि प्रॉब्लम कम हो, चैप्टर वाइज आप शॉर्टकट में कंप्लीट करिए, ठीक है। बाकी देखिए जीके के लिए हाँ, इसी में देंगे, सब लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए बताइएगा, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये कहाँ में होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ही, ऑस्ट्रेलिया के किस मैदान में? मेलबोर्न में, सही है। और फ्रेंच ओपन जो है ये पेरिस में होता है। विंबलडन कहाँ होता है? लंदन में। और यूएस ओपन जो होता है वो न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, यानी ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, इन सभी का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से हो जाए, किससे होगा? टेनिस खेल से संबंधित है। आगे आपको बताना है, सत्यजीत रे को जो है प्रथम भारतीय व्यक्ति है जिन्हें जो है सिनेमा के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? सत्यजीत रे को 1992 में। कब हो जाएगा? 1992 में हो जाएगा। आगे आपको बताना है, देखिएगा महाराष्ट्र के साथ साथ जो है, यानी मुंबई उच्च न्यायालय का संबंध जो है किस राज्य से है? यानी मुंबई उच्च न्यायालय का संबंध किस राज्य से है? मुंबई उच्च न्यायालय का संबंध दो राज्य से हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र और गोवा। यानी ये जो है मुंबई उच्च न्यायालय का यानी जो बोला जाए तो एक तरह से गोवा को भी साझा करता है वो, ठीक है। आगे आपको बताना है, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? सभी लोग पढ़े हैं, इतना जान लीजिए, बाबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? बाबर का सबसे बड़ा पुत्र का नाम हुमायूं है, ठीक है, हुमायूं है। लेकिन ये पता नहीं होता है, क्वेश्चन आपको ऑप्शन में वही सब दिखेगा, हुमायूं दिखेगा ही, लेकिन आप फिर भी लगेगा कि नहीं ये तो कभी पढ़े नहीं, तो होगा कैसे? ध्यान रखना, बाबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम हुमायूं हो जाएगा, सही है। देखिएगा बाबरनामा की रचना किसने किया था? किसके द्वारा? बाबरनामा का रचना जो है बाबर के द्वारा खुद ही किया गया था। और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल रहीम खाना के द्वारा किया गया था। और बाबर के द्वारा जो है बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया गया था? तुर्की भाषा में किया गया था, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। और हुमायूं नामा की रचनाकार गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी ना, बाबर की पुत्री थी। बाबर की कुल कितने संतान? 5 संतान, 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 पुत्र 1 पुत्री। आगे आपको बताना, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था, सही। आगे बताना, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का जो है, यानी उपनिषद में इसका तुलना जो है किससे किया गया है? यानी यज्ञ की तुलना जो है किया गया टूटी नाव से किया गया है। यानी मुंडकोपनिषद में जो है सत्यमेव जयते को जो है किससे तुलना की गई है? उपनिषदों में से यज्ञ की टूटी हुई नाव से की गई है। आगे आपको बताना है, अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग हुआ करता था? तो हाँ, 4 लिपियों का प्रयोग हुआ करता था, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ध्यान रखना है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, इन 4 लिपियों का प्रयोग जो है अशोक के में क्या हो। आप लोग को बताए थे कि अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है? 4 शिलालेख की बात बताए थे आपको। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलन। ध्यान रखना है, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलन, इन 4 अभिलेखों में जो है अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, ठीक है। अशोक ने किस उपाधि से अपने आप को विभूषित किया था? देवनाम प्रिय की उपाधि से। देवनाम प्रिय की उपाधि से विभूषित करने वाला अपने आप को कौन सा शासक था? अशोक था। अब आपको बताना है, अशोक के वंशज में यानी जो है एक और शासक रहा जो देवनाम प्रिय की उपाधि धारण किया था, उस शासक का नाम दशरथ। जो अशोक का कौन था? प्रपौत्र था। अशोक का प्रपौत्र था दशरथ।
जिसने देव नाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। आगे अब आपको बताना है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। चित्रगुप्त और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। आपको ये बताना है गुप्त वंश के किस शासक ने जो है महाराज की उपाधि धारण किया। आपसे हम क्वेश्चन बोले हैं गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज की उपाधि धारण किया। महाराजा धीराज नहीं बोल रहे हैं, महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गुप्त शासक श्री गुप्त था, जो गुप्त वंश के संस्थापक रहे। अगर बोला जाए महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी, जो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हुए। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन को ही। आगे आपको बताना है किस परमार वंश के राजा के शासन काल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। यानी परमार वंश के संस्थापक सबसे पहले आपको बताना है कौन हो जाएंगे। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। कौन होंगे? उपेंद्र राज हो जाएंगे परमार वंश के संस्थापक। और आगे आपको यह भी बताना है कि परमार वंश के किस प्रतापी शासक के समय में परमार वंश की राजधानी जो धारा नगरी थी, कहाँ थी? धारा नगरी। और धारा नगरी जो है शिक्षा और विद्वानों का प्रमुख केंद्र बना था किस शासक के शासन काल में? ये शासक हो जाएंगे राजा भोज। राजा भोज जो किस वंश से संबंधित थे? परमार वंश से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। आगे आपको बताना खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान जो है कभी कभार राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाया करता था? वो मुबारक खिलजी था। कौन था? मुबारक खिलजी, जो स्त्रियों का जो है वस्त्र पहन के कभी कभी राज दरबार में आ जाया करता था। ठीक है, आगे आपको बताना है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो खिलजी वंश के संस्थापक की यदि बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसकी हत्या कब कर दी जाती है? कब, किसने किया था? ये तो सभी लोग को पता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। कब? तो 1296 में। कब किया गया था? 1296 में। आपको ये भी बताना है कि खिलजी वंश का स्थापना कब किया गया था? 1290 में। खिलजी वंश की स्थापना की बात करें कब किया गया था? 1290 में। चलिए एक बार दिल्ली सल्तनत के सभी वंश को एक बार बता देते, शासन पीरियड, उसके संस्थापक क्या बोलिए। ठीक है, पहला दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, जिसकी स्थापना 1206 में किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? लाहौर। ठीक है, आगे बताना है इतिहास में गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थापित की? दिल्ली को स्थापित किया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बताना है गुलाम वंश जो है कब से कब तक चला? 1206 से लेके 1290 तक चला था। अब आपको बताना है 1290 के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। और इससे पहले गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन हुए? शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन हो जाएंगे? शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे। और आगे आपको बताना है खिलजी वंश के संस्थापक अभी जस्ट बताए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कब? तो 1296 में। क्योंकि 1290 के बाद 96 में जो है इसको मार देता है कौन? इसके भतीजा। और भतीजा किसके द्वारा मरवा देता है? तो मालिक कफूर के द्वारा। मलिक कफूर, आप एक मूवी पद्मावत मूवी में देखे होंगे शायद। ठीक है, मलिक कफूर के द्वारा जो है उसे मरवा दिया जाता है। और मलिक कफूर कौन थे? जी बताते हैं। मलिक कफूर को गुजरात विजय के उपलक्ष्य में खरीद के लाया था 1000 दिनारी, जिसे कहा जाता है इतिहास में 1000 दिनारी के रूप में किसको जानते हैं? मलिक कफूर को। और मलिक कफूर को इस बोला गया था कि जो क्या बोलते हैं उसको, राजा आपके लिए आप जो हुक्म करेंगे ना, एक बार में मलिक कफूर वो करेगा। उसी पे वो ऑर्डर दे देता है कि ऐसा करो मेरे अंकल, मतलब यानी कि जो राजा को मार दो, फटाक से वो मार देता है, उसी से मैं खत्म कर देता है कहानी। समझे? इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, जो मलिक कफूर सही आंसर है, उसको खरीद के भले ही लाया था, वो गुलाम ही था। अच्छा, इसको लाया कौन था? मलिक कफूर। हम क्या बता रहे हैं? मलिक कफूर के द्वारा ही मारा गया था। एक बार देख लीजिएगा अच्छा से फिर से। आगे बताना है आपको 1290 पे, 1290 से 96। और 1296 से लेकर अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठता है, कब तक रहता है? 1316 तक रहता है। 20 साल शासन करता है। 1296 से लेके कब तक? 1316 तक रहता है। और 16 के बाद 4 साल बीच में आ जाता है, मुबारक शाह खिलजी है। ठीक है,
जो कि बोला जाए तो खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं? क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, बोलते कुछ है। खिलजी वंश के अंतिम शासक गाजी मलिक कौन था? फिर गयासुद्दीन तुगलक। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, ठीक, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये खिलजी वंश के अंतिम शासक हुए। और इसके बाद आते हैं आप जिनको गाजी मलिक के रूप में जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, जो किस वंश की स्थापना करते हैं? तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। और तुगलक वंश जो बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे शासन तक वंश शासन करने वाले कौन से वंश होंगे? तुगलक वंश होंगे। और तुगलक वंश का स्थापना 1320 में, और कब तक? 1414 तक रहता है। 1320 से लेकर 1414 तक रहता है। जिस बीच में क्या होता है? 1398 में किसका आक्रमण होता है? तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में। उस समय दिल्ली सल्तनत पर कौन शासन कर रहे होते हैं? नासरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में जो है 1398 में किसका आक्रमण? तैमूर लंग का। और इसी का सेनापति होता है खिज्र खां, जिसके द्वारा आगे चल के 1414 में किस वंश का स्थापना किया जाता है? सैयद वंश का स्थापना किया जाता है। और सैयद वंश कब से कब तक चलता है? बोलिए। 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। और इस सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? लोधी वंश, जो कि कहा जाता है दिल्ली पर जो है पहला अफगान वंश का स्थापना, यानी अफगान शासक बहलोल लोधी, जिसके द्वारा किस वंश का स्थापना? लोधी वंश का स्थापना किया जाता है। लोधी वंश कब से कब तक? 1451 से लेकर 1526 तक। 1451 से लेकर 1526 तक चलता है। ठीक है, अगर इतना किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। रहेगा दो अस्पा और तीन अस्पा व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया? जहांगीर के द्वारा ही लागू किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है, पहले जो है कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी? सबसे पहला कांग्रेसी नेता की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो जाती है? 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। सही। आगे बताना है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन? दादा भाई नौरोजी थे। अरे दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई? 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई थी। कब कब किया गया था? 86, 93, 6। क्या होगा? 86, 93, 6, यानी पहला 1886 में, दूसरा 1893 में, और तीसरा 1906 में। अब आपको बताना, पहली बार जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कोलकाता में, दूसरा कहाँ? लाहौर में, और तीसरा कलकत्ता में। यानी ध्यान रखना है, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, यानी तीनों अधिवेशन का बता दिए। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, यानी ये 3 जगह जो है, जैसे बोलते हैं कल बोलते हैं ना, क के बाद क्या लो आता है ना, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। 86, 93, 6। अब आपको बताना है प्रथम पारसी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे प्रथम पारसी अध्यक्षता करने वाले। ठीक है, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जो 1886 में हुआ था। रहेगा इंडियन एसोसिएशन का जो है कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में विलय हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना होता है। किनके द्वारा स्थापना की जाती है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की जाती है इसकी अध्यक्षता। किनके स्थापना? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नहीं मन लग रहा है? इंडियन एसोसिएशन हम जिनसे पूछेंगे वही बोलिएगा। पीछे आप खड़े होइए। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? 76। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अभी बोले हैं ना आंसर? नहीं बोले हैं? आप बोलिए तो। आपको नहीं बोले हैं, आपको बोल रहे थे। आपको क्या? सचिंद्र सन्याल कहां से आ गई है? तब बैठिए। कौन हो जाएंगे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शॉर्ट में SN बनर्जी बोलते हैं इनको। ठीक है, कब किए थे? 1876 में। और 10 साल बाद जाके इसका क्या होता है? कांग्रेस में विलय हो जाता है। और इसलिए कहा जाता है कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कौन था? इंडियन एसोसिएशन था कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था। यानी कहने का मतलब पहले से जो चलते आ रहा था उसमें कांग्रेस को
मर्ज कर दिया गया, इसलिए पूर्वगामी संस्था कहा गया इंडियन एसोसिएशन को। ठीक है, आगे आपको बताना है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है के दौरान यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान। आपको बताना 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। कौन हो जाएंगे? लॉयड जॉर्ज हो जाएंगे, लॉयड जॉर्ज थे। आगे आपको बताना है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने जो है गांधी जी किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना। किससे गए थे? SS राजपुताना जहाज से गांधी जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 7 सितंबर को। कब हुआ था? 7 सितंबर को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है 12, 7, 17 यानी पहला 12 नवंबर, दूसरा 7 सितंबर और तीसरा 17 नवंबर, यानी पहला और अंतिम वाला नवंबर में, बीच वाला सितंबर में, और 100 से सितंबर 100 से 7 यानी ध्यान रखना है 7 सितंबर को दूसरा हुआ था। 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1931 ना 1932 हो जाएगा ना, 30, 31, 32 है। 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932। आगे बताना तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय कौन थे? BR अम्बेडकर थे। कौन थे? BR अम्बेडकर, बोले तो भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन के निष्कासन के सिद्धांत को यानी जो है मान लिया गया था? क्वेश्चन जो हम बोले हैं इसको अच्छा से सुनिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया था? इससे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत कब दिया गया था? 1866-67 में दिया गया था। और ये धन के निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में मिलता है, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अब इसमें बताया गया था कि भारत के धन जो है वो विदेश जा रहे हैं। कहने का धन का निष्कासन का मतलब क्या? यहाँ का धन हो जो वो बाहर जा रहे हैं, इसलिए ये पुस्तक में बताया था। और इसको कांग्रेस कब एक्सेप्ट किया था? 1893 के अधिवेशन में। और 1893 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? बोलिए, किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। जो अधिवेशन कहाँ आयोजित की गई थी? लाहौर में आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे आपको बताना है क्या कुछ बोल रहे हैं? 1892। चलिए बताइएगा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। सही है। आगे बताना संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी? संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी? 9 दिसंबर 1946। मैथ का क्वेश्चन विनोद जी आए हैं? नहीं आए हैं, आए होंगे नीचे। सुबह देख लीजिए, थोड़ा सा उसको मैनेज करिए। साइंस वाला होगा उसको चला दीजिए, नहीं तो मैथ्स निकाल देना होगा। आगे बताना संविधान सभा की कार्यवाही जो है 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और आपको बताना है 9 दिसंबर की यानी प्रथम बैठक जो थी, इस बैठक में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? 211 लोगों ने भाग लिया था। 211 लोग भाग लिए थे, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 महिला थी। प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं थी? 9 महिला थी। और 15 महिलाएं जो बोले संविधान सभा में निर्वाचित होकर कितनी महिलाएं आई? तब जाके 15 महिलाएं सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान? हम क्वेश्चन जो पूछे हैं 330, 331, 332, 333, ये 4 अनुच्छेद में कंफ्यूजन होता है। आपसे पूछेंगे तो फटाक से 331 बोलिएगा, 32 बोलिएगा। लेकिन लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की बात यदि करते हैं, अनुच्छेद 330 हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं 330,
और लोकसभा में आंग्ल भारतीय की बात करेंगे 331। आगे राज्यसभा में यदि अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो 332 और राज्यसभा में आंग्ल भारतीय की यदि हम बात करें तो 333 हो जाएगा, यानी 30, 31, 32, 33। यानी कहने का तो लोकसभा याद रखेंगे, राज्यसभा अपने आप कर लेंगे। लोकसभा में SC ST की बात करें आरक्षण 300, विधानसभा राज्यसभा बोला गया, विधानसभा होगा सॉरी। लोकसभा में 330 जिसमें क्या है SC ST, 331 में क्या हो जाएगा लोकसभा में आंग्ल भारतीय, इसके बाद विधानसभा में SC ST 332 और विधानसभा में आंग्लो इंडियन कितना हो जाएगा 333 हो जाएगा। आगे आपको बताना है, लोकसभा में एमएलए को हटा के दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 से, यानी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। आगे बताना, किन दो केंद्र शासित राज्यों में अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जो है अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली जम्मू कश्मीर का। आगे आपको बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? आर्टिकल 29 के तहत है, यानी अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण, जिसमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति आदि को जो है सुरक्षित रख सकता है। और आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है? तो अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपने लिए शिक्षण संस्थानों का स्थापना कर सकता है। आगे बताना है आपको, राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कुल मिला के राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12। वह किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड हो जाएगा। आगे आपको बताना है, किस वर्ष से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 1973, 5 जून 1973। कहीं कहीं 72 भी देता है, 73। अभी हम दर्पण पढ़ रहे हैं, बोले दर्पण में 72 देता है। क्या हुआ? हम अभी क्वेश्चन क्या पूछे थे? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को कब से मनाया जा रहा है? 1973 से। आज से आप इस बात को भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, तो कहीं 73 देता है, कहीं 72। बीपीएससी खुद अलग अलग बार अलग अलग आंसर लिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि ऑप्शन में एक ही रहता है, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में क्या होती है, ऑप्शन 5 रहती है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई 1973 ध्यान रखिए, 5 जून 1973 सही आंसर होगा। आगे आपको बताना, भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत किए गए थे? 1917 में। भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल कब? 1917 में। आगे बताना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कितना रुपया पूंजी के साथ? 5 करोड़ रुपया पूंजी के साथ। पीएनबी का स्थापना कब हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। कब हुआ था? 1894 में हुआ था, सही है। आगे बताना है, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई? 8 दूना 16, ध्यान रखिएगा, 8 के बाद 9, 8 नवंबर 2016। ऐसे करके ध्यान रखना है, डेट में देखिए सभी लोग को याद नहीं होगा। 8 दूना 16, ये ध्यान रहेगा 2016। डेट 8 तारीख हो गया, ये याद है। 8 के बाद क्या 9 आता है? 9 को नवंबर याद रखिएगा। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी, 9 से नोट, 9 से नोटबंदी, ध्यान रखिएगा, नवंबर नोटबंदी, यानी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई थी। आगे आपको बताना है, भारत में जो मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई थी? 1957 में, सही है। आगे बताना, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है निर्गमित सभी नोटों पर कुल कितनी भाषाओं में अंकित रहता है पैसे का मान? 17 भाषा में रहता है, 17 भाषा में। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसे हम शॉर्ट में ONGC बोलते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ONGC की स्थापना 1956 में होता है। कब होता है? 1956 में ONGC की स्थापना होती है।
आगे बताना, पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था पाई के मान की सबसे पहले गणना। ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ के थे? पटना बिहार हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, सही है। आगे बताना, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथनोइक अम्ल पाया जाता है। और बताते हैं चींटियों के डंक में कौन सा? फॉर्मिक मैथनोइक। यानी चींटी और बिच्छू के डंक में जो है मैथनोइक और फॉर्मिक दोनों अम्ल देता है, कहीं मैथनोइक और कहीं फॉर्मिक अम्ल, दोनों सही है। आगे बताना, कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है, यानी हड्डी, जानवर की हड्डी का प्रयोग किया जाता है। किसको? तो चीनी को जो है साफ करने के लिए। हाँ, कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं? चारकोल, हड्डी चारकोल। किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। बताए किस तंतु को गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं? कपास को। कपास को कि जूट को? जूट सही आंसर होगा, जूट। ठीक है, आगे आपको बताना है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान जो है लगभग 7.4 से 8.4 तक देता है, रेंज में देता है। और पित्त कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय? क्षारीय होता है, सही है। आगे बताना, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? बेटिंग और वेस्ट के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1921 में ना। इंसुलिन की खोज 1921 में किया गया था बेटिंग वेस्ट के द्वारा। आगे बताना है, बुल फाइटिंग किस देश का खेल है? स्पेन का हो जाएगा, सही। आगे बताना है, टेंट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? लंदन, इंग्लैंड में, सही है। आगे बताना है आपको, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है, सही है। आगे बताना, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये मानवाधिकार संगठन है। क्या है? मानवाधिकार संगठन है। बताइए, मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993 में। मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993 में। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सही है। आगे आपको बताना है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में। आगे बताना, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ठीक है, MS सुब्बालक्ष्मी, जिन्हें कब मिला था? ठीक है, 1998। बताइएगा, हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? विलियम गॉड के द्वारा। कब? तो 1968 में। आगे बताना, प्रथम मानव हृदय को प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया? 1967। किनके द्वारा? क्रिस्टियन बर्नार्ड शॉ। ठीक है, आगे बताना, कागज की खोज किस देश में हुई थी? चीन में हुआ था। कागज की खोज किस देश में? चीन में हुआ था, सही है। आगे बताना, डायमेकस किसका राजदूत? डायमेकस किसका राजदूत था? तो अंतियोकस का था ना। अंतियोकस प्रथम का राजदूत था डायमेकस। और डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायनोसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में। डायनोसियस अशोक और डायमेकस बिंदुसार। आगे बताना, हड़प्पा कालीन ऐसा स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर भी सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था? कालीबंगा ना। कालीबंगा। बताइए, कालीबंगा का खोज कौन किया? उत्खनन करता? कल बताए थे ना। हम कुछ नहीं बोले हैं अभी तक। आप 2 मिनट से आप लोग आंसर बोल रहे हैं। बीवी लाल और बीके थाप। और मैके वाला जो बताए थे वो क्या बताए थे? याद करिए आप लोग। चनहुद्रो के उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके। ठीक है, और एक और व्यक्ति हैं जिनका गोपाल मजमूदार है। गोपाल मजमूदार और अर्नेस्ट मैके। आगे इसके बाद होता है लोथल के उत्खननकर्ता लोथल रंगनाथ राव। ठीक है, और रंगपुर के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। रोपर के उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा। ठीक है, जगदत्त शर्मा रोपर का। आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा ही हो जाएंगे।
सूत्रकांगेडोर के उत्खनन करता क्या हो जाएगा, बोलिए? ऑरेल स्टाइल, ठीक है, ऑरेल स्टाइल, ठीक है। और इसके बाद एक बताए सूत्रकाह के उत्खनन करता जॉर्ज डेल्स, क्या बताए थे? जॉर्ज डेल्स। लगभग समझ लीजिए लगभग हो गया इसमें। चलिए आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं। लोथल के उत्खनन करता रंगनाथ राव, और लोथल के साथ साथ रंगपुर के उत्खनन करता रंगनाथ राव ही हो जाएंगे। लोथल किस नदी किनारे? भोपा नदी। रंगपुर किस नदी किनारे? मादर नदी के किनारे। इसके साथ साथ आगे देखते हैं, आलमगीरपुर के उत्खनन करता याददत्त शर्मा। और आलमगीरपुर किस नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हो गया। आलमगीरपुर के बाद बताए थे एक रोपर। रोपर किस नदी किनारे है? सतलज नदी के किनारे है रोपर। और रोपर के उत्खनन करता याददत्त शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कालीबंगन किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे। और कालीबंगन के उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर हो जाएंगे। कालीबंगा का हो गया। इसके बाद बताते हैं आपको सूत्रकांगेडोर के उत्खनन करता है। ऑरेल स्टाइल क्या बताए थे? ट्रिक सुतेंगे और स्टाइल से, यानी सुतेंगे और स्टाइल से। और स्टाइल मतलब ऑरेल स्टाइल हो जाएंगे। सूत्रकांगेडोर के उत्खनन करता है, ठीक है। इसका बताया आलमगीरपुर में रोपेंगे क्या? रोपेंगे पेड़, यानी पीपल का पेड़ यज्ञ करवाएंगे। यज्ञ कहाँ पे होता है? आलमगीरपुर में क्या? तो पीपल का पेड़ रोपे, रोपे से रोपर याद रहेगा। आलमगीरपुर और रोपर के उत्खनन करता याददत्त शर्मा हो जाएंगे, यानी यज्ञ करने से याददत्त शर्मा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बताया चनहुद्रो से किस चीज का प्रमाण मिला था? लिपस्टिक का प्रमाण मिला था। और जो है इसके उत्खनन करता कौन थे? अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजमूदार हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ बताए थे आपको कि जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा का पहचान कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। और चनहुद्रो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब आपको बताना कोट दीदी किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है कोट दीदी। और कोट दीदी के उत्खनन करता कौन है? फजल अहमद। कौन हो जाएंगे? फजल अहमद हो जाएंगे कोट दीदी के उत्खनन करता। इसके साथ साथ आपको कुछ और छूट रहा है इसमें। मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता बताइए। राखाल, इसमें भी कंफ्यूजन है नहीं ना? मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता कौन हो जाएंगे? राखालदास मराठी। और हड़प्पा के कौन हो जाएंगे? दयाराम सहनी। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। और आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता बोले मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो का अधिकांश भाग किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इसलिए इस सभ्यता का अन्य क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सैंधव सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। यानी मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो है अधिकांश पार्ट किस नदी किनारे था? सिंधु नदी किनारे था। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया गया। छोड़ दे।